नमस्कार, यूपी विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 7,336 मामले सामने आए और ये संख्या 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों में से लगभग 30,000 कम है। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है, जो 30 अप्रैल की अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 से 1.78 लाख कम है। इस प्रकार 30 अप्रैल के सापेक्ष वर्तमान में अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या में 69% की कमी दर्ज की गई है। संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,669 है। तो आज यह लगातार 19वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या लगातार घट रही है। 30 अप्रैल को हमारे सक्रिय केसेस की संख्या 3,10,783 थी और उससे आज ये घट करके एक्टिव केसेस की संख्या 1,23,579 रह गई है। अर्थात 19 दिनों में 1,87,000 से ज्यादा केसेस की संख्या में कमी आई है। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.4% हो गया है और जो लोग आज तक संक्रमण से मुक्त हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 15 लाख के पार हो गई है। अधिक से अधिक टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कराए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है जो कि प्रदेश में जितने हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये जो सारी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, ये पूरा जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश का रहा है, जिसमें कि अग्रेसिव घर घर जाकर जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज के उनको मेडिकल किट बांटना, उनका टेस्ट कराना, आरआरटी के माध्यम से टेस्ट कराकर यदि पॉजिटिव पाए जाने पर उनको आइसोलेट करना, आइसोलेट करने के लिए अगर उनके घर में जगह नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाकर उनको वहां पर क्वारंटीन करके आइसोलेट करना। उसके पश्चात जो है उनकी मॉनिटरिंग करना, सीएम हेल्पलाइन से जो होम टू होम जो हाउस होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर वार्ता करना, तो सीएम हेल्पलाइन से ही जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके अटेंडेंट से लगातार वार्ता करना, प्रदेश में इन अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिनमें प्रत्येक दिन जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना। फिर अब कोरोना जो है आंशिक कर्फ्यू लगाना। तो इन सब का परिणाम ये है कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ की हम उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल एक सामने आया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग ने जारी कर दिए हैं। जल्द ही यूपी में पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड में दी गई दवा के इन्फेक्शन के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पैनी नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे बातचीत आपको दिखाते हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस को
उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में चिंताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी घातक होती नजर आ रही है और जो संख्या बढ़ रही है तेजी गति से, कहीं न कहीं उसमें साफ देखा जा रहा है कि लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमको उपचार मिलेगा और क्या ये कितना महंगा उपचार है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री माननीय जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस ने एक चिंताएं बढ़ाई है, शासन की भी बढ़ाई है, प्रदेश की जनता की भी बढ़ाई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपके व्यापक इंतजाम है और अभी तक क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, एक तो महामारी से उत्पन्न अलग अलग तरीक़ा के बीमारियां अब फैल रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस पहले तो नहीं था यहाँ पर। अब इस बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वायरस ने अपना म्यूटेट करके अलग अपना वो दिखाया है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। खाली ब्लैक फंगस के बारे में ना सोचिए, जब आपका शरीर लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारे दवाइयाँ आपने देना शुरू किया। जैसे आप लोग सबको मालूम भी है, रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टेरॉयड भी दिया जा रहा था, उसमें एक और इंजेक्शन है, हम भूल जा रहे नाम उसका, वो भी दिया जा रहा था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, आपके लेवल्स अलग अलग आपका असंतुलित हो रहा है। उसके बाद से ये ब्लैक फंगस भी आना शुरू हुआ और उसके साथ जो इन्फेक्शन तब आता है जब आपके अस्पतालों में भी जब पाइपलाइन के अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है, तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज से भी ऑर्डर किया है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। कह सकते हैं कि जो मार्केट में इसमें इंजेक्शन के लोगों की मारामारी है वो जल्द दूर हो जाएगी, कालाबाजारी पे रोक लग सकती है, क्योंकि इंजेक्शन पे ये भी आरोप है कि मेडिकल स्टोरों पे न मिलने के बावजूद कुछ सक्रिय दलाल लोग इसको मुहैया करा रहे हैं। तो आप साफ संदेश क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उपचार कितना महंगा है? देखिए, आपदा के समय में तो अवसर सब तलाशते हैं और ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट किसी चीज़ में नहीं होता है। ब्लैक मार्केट तो हमारे समाज में शुरू से होता है, करने वाले हम ही आपके बीच में से निकल के आते हैं। सर, समाज की जिम्मेदारी, समाज आप पे भरोसा ये जता रही है, प्रदेश की जनता की आखिरकार क्यों हो, आप जब बैठे हैं तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होता है इन सभी चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तब भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, तब भी हम लोग ने उस पर छापे मारे थे, तब भी हमने उनको जेल में डाला था, तब भी हमने रेमडेसिविर के भी बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़े थे, उनको भी हमने जेल में डाला था। 900 के ऊपर लोग जेल में पड़े हुए हैं, 495 छापे मारे हमने। तो ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार में कहीं कमी या इसको उत्पन्न होने में हम लोग ने कोई छोड़ा नहीं है। हम लोग लगातार इसमें सक्रिय होकर अपने टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के बारे में भी लोग कह रहे हैं, तो अभी तो इसका ब्लैक मार्केटिंग का सूचना अगर मिल भी रहा है तो हमारे टीम बराबर इसमें छानबीन कर रहे हैं। कहीं भी पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर फिर वही कार्रवाई होगी जिससे हमने पिछले 2 महीने के अंदर हम लोग कार्रवाई की है। तो इसमें इस समय आंकड़े क्या हैं ब्लैक फंगस के, और क्या मौतों का ये कोई आंकड़ा जारी हुआ हो? नहीं, इस ब्लैक फंगस से संबंधित देखिए मेडिकल कॉलेजेस में इसमें ट्रीटमेंट होता है, तो अभी हमारे पास कोई इसकी आंकड़ा नहीं है। ये आपको चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में होने के नाते वहाँ से आंकड़े आते हैं, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा। ज़्यादातर मरीज, ये जरूर है कि मेडिकल कॉलेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसमें जिला अस्पतालों पे भी लोग, जहाँ पे जिन जनपदों में यदि मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्या वहाँ उपचार नहीं हो रहा है ब्लैक फंगस का? जिला अस्पताल में भी लोग जा रहे हैं। तो आखिरकार साफ संदेश क्या है, किस प्रकार से आप प्रदेश को इसमें संभाल रहे हैं और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लैक फंगस के लिए, चूँकि चिंताएँ अधिक है? देखिए, जिला अस्पताल पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाई चांस अगर ब्लैक फंगस के बीमारी से अगर वो चिन्हित हो जाता है तो उसको तत्काल हम लोग L3 की व्यवस्था में नज़दीक के मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी बड़ी व्यवस्था है वहाँ भेज देते हैं, वहीं से उनका पूरा उपचार होता है। उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी हैं, जो कि इन्होंने साफ कहा है कि कालाबाजारी को लेकर जो कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हुई उस पर भी मैंने कार्रवाई की, सख्ती के साथ कार्रवाई की। यही यदि सबसे बड़ी जो इन्होंने राहत वाली बात ये दी है कि ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए ज़रूर इन्होंने सीधे कंप्लीट समर्थन का सहयोग किया है, बताया है कि ये जल्द मार्केट में उपस्थित हो जाएगा और लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। इन सभी के साथ अभी फिर भी ये चिंता लगी हुई है लोगों को, आखिरकार इसके लिए कोई विशेष हेल्पलाइन नहीं जारी किया गया है जिससे लोगों को आसानी से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिंता हो तो किस प्रकार भर्ती हो पाएंगे और कहां पे उनको उपचार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना से संक्रमित न्यायिक अधिकारियों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में कोरोना से प्राण गंवाने वाले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यरत 11 न्यायिक अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय हम सबको पूरी ताकत के साथ लड़ना है। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायिक सेवा संघ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिससे लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। साथ ही कोरोना संक्रमित न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर संघ द्वारा एक मांग पत्र भी दिया गया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने सीएचसी गोसाईगंज, मोहनलालगंज सहित रहमतनगर और खुजौली गांव का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रहमतनगर गांव में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाने और जांच से पहले दवाइयों का वितरण किए जाने को भी कहा। साथ ही कहा कि मरीजों तक दवा पहुंचाने वाली टीम की ट्रैकिंग भी की जाए। वहीं उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों को गांव-गांव सैनिटाइजेशन करने के भी दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने संक्रमित व्यक्ति के परिवार के बीच पहुंचकर उनकी हिम्मत भी बढ़ाई। इस बार कोरोना संक्रमण ने न मालूम कितनी ही जिंदगियां छीन ली हैं। इन लोगों ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई और इस संक्रमण की चपेट में वो आ गए। हालांकि इसके खतरे को देखते हुए जिन लोगों ने शुरुआत से ही सतर्कता दिखाई और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया, वो लोग संक्रमण से बचे रहे। ऐसे लोगों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इंडिया न्यूज की टीम ने ऐसे ही गाँव में पहुंचा जहां पर लोगों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा, उसका पूरा निर्वहन किया और अपने गाँव को आज तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा के रखा है। वहीं दूसरी तस्वीर उस गांव की भी है जहां पर लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत के रानीखेड़ा गांव की। यहां की जनता ने शुरुआत से ही कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना की और वहीं यहां के प्रधान द्वारा जनता को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के साथ गांव में सैनिटाइजेशन, लोगों को मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के बारे में बताया गया, जिससे आज तक पूरे गांव में कोरोना संक्रमण नहीं हो पाया। पंचायत चुनाव के बाद अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो वो गांव-गांव तक पहुंच गया। हालांकि कुछ ऐसे भी गांव है जहां पर जो जागरूक जनता है उसके चलते ये कोरोना संक्रमण गांव तक नहीं पहुंच सका। आपको बता दें इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव में हैं। ये मोहनलालगंज जो नगर पंचायत है उसका ये रानीखेड़ा गांव है और यहाँ पर कोई भी अभी तक कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है। इसके पीछे क्या कारण रहा है, किस तरह से जनता को जागरूक किया गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, लवकुश यादव प्रधान। लवकुश जी, आपके गांव में अभी तक क्या कोई कोरोना संक्रमित हुआ है या किसी तरह की कोई मौत हुई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने 2020 से जब से ये महामारी का शुरुआत हुआ तब से मैंने क्या किया, हर चारों गांव में जा कर के सभी को जागरूक करने का काम किया। एक तरफ से सभी को बताने का, सभी को साबुन के माध्यम से बताने का काम किया, कैसे हाथ धो करके अपने आप को सेफ्टी से रखना है, सभी को मास्क लगा के रखना है। घर से बाहर निकलें तभी सभी लोग मास्क लगा के निकलेंगे, कोई अनावश्यक रूप से बाहर मत जाए। इस तरीके से सभी को जागरूक करने का काम किया। तो अभी तक तो ऐसा कोई केसेस नहीं हुआ। बिल्कुल, इस गांव की वो तमाम जनता भी है, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कोरोना के बारे में क्या जानते हैं और इससे बचाव के बारे में कितना वो जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कमल किशोर यादव। कमल किशोर जी, ये बताइए, जानते हैं कोरोना बीमारी जो फैली हुई है क्या है वो? बीमारी अब क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कोई महामारी में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। कैसे आप लोग इसका बचाव कर रहे हैं, किस तरह से बच रहे हैं? हम लोग तो अपने हिसाब से अपने घरों में रहते हैं और साबुन वगैरह से हाथ धुलते हैं ठीक से, और कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं रखते, ज़्यादातर घर ही में रहते हैं। बिल्कुल, आप बताइए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखते हैं आप लोग? हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इसका। इसके बिना हम लोग कहीं मतलब आना जाना नहीं होता है इससे। जब तक ये रहेगा हमारे पास बिल्कुल सेफ स्वस्थ रहेंगे और बिना मतलब में कहीं नहीं आते जाते हम लोग। इसलिए हमारा यहाँ पर किस तरह से आप लोग को जागरूक किया गया, कुछ बताया गया कि कैसे बचना है, हमें कैसे वो करना है, किस तरह से जागरूकता की गई? हम लोग हमारे जो है ग्राम प्रधान लवकुश यादव ने बताया कि आप लोग जो है अपना ये क्या कहते हैं इसको, जो हाथ में लगा करके उसके बाद जो है आप लोग सुरक्षित रहे, मास्क लगाए और ये हमारे पास जो है हरदम अपने पास रखते हैं। कहीं भी जाते हैं या आते हैं, कहीं भी या घर जाते हैं तो इसको लगाते ज़रूर है। बिल्कुल, तो यहाँ देखा, ये वो जनता है जो जागरूक जनता है। हालांकि बताया सबको जाता है
कि आप घरों से बाहर अननेसेसरी ना निकले, अपने मुंह पर मास्क लगा के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये गांव है जो एक मिसाल बना हुआ है, रानीखेड़ा गांव, जहां पर आज तक कोरोना संक्रमण नहीं पांव पसार पाया है। इसका कारण रहा है कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो लगातार जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रही है। और इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है, खासतौर पर अगर हम मास्क की बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो इनका जरूर पालन करें ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं भी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री राम। तो वहीं जिले में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर पंचायत चुनाव के बाद ऐसा संक्रमण फैला कि लोगों की लगातार इसकी चपेट में आने की संख्या बढ़ती चली गई। मोहनलालगंज विकास के निगोहा ग्राम पंचायत में बीते एक महीने में लगभग 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं लगातार अब तक 25 से 30 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से एक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं बाकी लोगों की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, जिससे गाँव वालों में काफी डर का माहौल पैदा हो गया है। तो वहीं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर ने भी बताया कि बीते एक महीने से सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज काफी तादाद में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। कोरोना महामारी ने न मालूम कितनों की जिंदगियां छीन ली। हालांकि अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये संक्रमण गांव तक भी पहुंच गया। हम एक ऐसे ही गांव में है जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर अगर बीते हम एक महीनों की बात करें तो लगभग 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये राजधानी लखनऊ का निगोहा गांव है और हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर बीते दिनों की बात करें तो किस तरह से लोगों की मौत हुई और किस वजह से वो मौतें रही हैं। क्या नाम है आपका? अभय दीक्षित नाम है मेरा। अभय जी, अगर बात किया जाए तो कोरोना ने इस बार काफी कहर मचा रखा है। अगर मौत की बात करें तो कई मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में आपके गांव में अब तक अगर बीते एक महीनों की बात करें तो एक महीनों से अब तक कितनी मौतें हुई लगती हैं? 1 से 1.5 महीने में 25 से 30 लोगों की मौतें हुई हैं। किसी भी उनमें से जो मृतक रहे उनमें से किसी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है? एक की रिपोर्ट एंटीजन जो है वो पॉजिटिव आई थी। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें थी वो कितना मुस्तैद थी, किस तरह से लोगों के घर घर पहुंची? नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें तो मुस्तैद थी, लगातार हॉस्पिटल से भी स्वास्थ्य टीम जाती है, लोग बताने से डरते हैं। और हमारे यहाँ एक कमी है कि जो आशा बहुएं फील्ड पे वर्क कर रही हैं 6, उनके पास ना थर्मल स्कैनर है ना जो है ऑक्सीमीटर है, तो जिससे बहुत समस्याएं आ रही हैं और लोग बताने से भी डरते हैं। जिन्हें बुखार है वो बताते नहीं कि मुझे बुखार है। अगर अब की बात करें, अब के हालात की बात करें तो क्या हालात हैं इस समय आपके गांव में? इस समय तो बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमारी निगोहा की निगरानी समिति और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक्टिव रहती है। बिल्कुल। और भी कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब बीते दिनों लगातार लोगों की मौतें हो रही थी तो किस तरह की दहशत थी लोगों के अंदर? बहुत ज़्यादा ये दहशत थी कि हर गली मोहल्ले में एक ना एक रोज डेली 4-5 मौतें हो रही थी लगातार। और इसको देखते हुए बहुत लोग डर गए, मतलब दहशत थी। उसके बाद लोग अपने आप जो है अपने घरों में रहने लगे, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा नॉर्मल हो गया। कुछ सतर्कताएं बरती हैं लोगों ने उसके बाद से? क्या क्या सतर्कताएं? बिल्कुल बरती हैं सतर्कताएं, मास्क लगाया है और सैनिटाइजर और सब जितना है, घरों से निकलना बंद कर दिया है, यही सब से बरत रहे हैं सावधानी। बिल्कुल। आप बताइए कि क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम मोहम्मद एजाज खान वारसी है। ये कहेंगे कि जब लोगों ने इतनी जिंदगियां खो दी तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग सतर्क हुए, पहले से नहीं थे। एक माह पूर्व में जो है भय का वातावरण बना हुआ था, लोगों के बीच में डर था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा हादसा ना गुजर जाए। और लोग अपनी बीमारी, जैसे आम बीमारी होती है सर्दी बुखार, इससे भी डर रहे थे, जांच नहीं करा रहे थे, तो बहुत दहशत का माहौल था। लेकिन अब स्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं, लोग निकल रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी जो है अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखा आपने कि ये राजधानी लखनऊ का निगोहा गांव है, जहां पर अगर हम बीते एक महीनों की बात करें तो यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 25 से 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि जरूर हुई थी, बाकी लोगों का बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जांच नहीं कराई। हालांकि उसके बाद से ही ग्रामीणों में काफी दहशत बन गई थी, जिसको लेकर के जो यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समितियों ने काफी एक्टिवनेस दिखाई, जिसके बाद से अब अगर हालात की बात करें तो अब हालात लगभग सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस गांव में बनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, हम वहाँ की डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीते अगर हम एक महीनों की बात करें तो जिस तरह से लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह के मरीज यहाँ पर आ रहे थे और क्या उनको उपचार मिल रहा था।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बीते अगर 1 महीनों की बात करें तो लगभग 25 से 30 मौतें हुई हैं, ऐसे में यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आ रहे थे? यहाँ पर बुखार है, सर्दी जुकाम, इसी के पेशेंट सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर ये पेशेंट आए। क्या आंकड़े रहते होंगे ये करीब 30-40 पेशेंट आना शुरू है, लेकिन आजकल थोड़ा कम हो गए, इधर 1 हफ्ते से करीब कम हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह से मौतें हुई हैं यहाँ पर, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट हुआ और क्या क्या आगे कार्रवाइयाँ की? नहीं, उसके बाद तो यहाँ काफ़ी RRT टीम आई और काफ़ी लोग भी आए, जांचें भी हुई हैं लोगों की, और पेशेंट भी जो थोड़ा एक्टिव हुए हैं इस मामले में, जो मौतों को देख के उनके अंदर दहशत पैदा हुई है, तो थोड़ा उन लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया और एहतियात बरती है। अगर अब हालात की बात करें तो अब निगोहा के क्या हालात हैं और अब क्या पेशेंट की कमी हुई है जो सर्दी जुकाम बुखार की? अब काफ़ी हालात अच्छे हुए हैं और पेशेंट भी कम है, सर्दी जुकाम बुखार के काफ़ी कम हुए हैं, समझिए 50% रह गए। कितनी डेथ हुए हैं? लगभग 30 लोग बताया जा रहा है, 25 से 30, उसमें से किसी में कोरोना की पुष्टि हुई है? एक को हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन RT-PCR उसका नेगेटिव आया था, एंटीजन पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था। बिल्कुल, तो यहाँ आपने देखा कि ये यहाँ की डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया कि जिस तरह से बीते दिनों की बात करें तो यहाँ पर सर्दी जुकाम के पेशेंटों का लगातार तांता लगा हुआ था। रोज़ाना काफ़ी तादाद में ऐसे मरीज आ रहे थे। हालांकि उसके बाद लगभग बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोगों की मौतें भी हुई हैं, जिसमें से एक की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई थी, जिसमें एंटीजन रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। हालांकि उसके बाद जो ग्रामीण हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर जरूर समा गया और उन्होंने बाकायदे अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, मास्क का पालन किया है, जिसके बाद से ये अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य होती हुई निगोहा की दिखाई दे रही हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय श्री। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।